इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया। 24 घंटे तक एक बार भी इसने 24 घंटे तक विक्टिम्स को कंडोलेंसेस नहीं दिए, उसकी फैमिलीज को कंडोलेंसेस नहीं दिए। 24 घंटे के बाद जो पहला ट्वीट आया इस आदमी का, उसमें इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है कि इस्लामोफोबिया इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर एक इस्लामिक टेरर अटैक में 13 लोग मारे गए। सो हेलो गाइस, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में हमारे ध्रुव बराटे ने फुल प्रूफ के साथ कुछ बातचीत किया है। और हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे क्रिएटर ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज को अपलोड कर रहे हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो उसके ऊपर श्याम शर्मा ने रिएक्ट करता है और श्याम शर्मा ने हमारे ध्रुव बराटे के ऊपर भी कुछ बातचीत करता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्रुव बराटे का एक क्लिप देखो। वैसे फुल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नजदीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे आसपास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती हैं और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया। इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहां मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिए। एक आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को तो ई रिक्शास के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स की टीम्स भी मौके पर पहुंचती हैं और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहां पर पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नौमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह है जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते अर्नर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। तो जो भी चीजें अब मैं आगे बताने जा रहा हूं इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये खबरें गलत साबित हो जाए। वैसे अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर इसे मैं मेंशन कर दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26 CE7674। द हिंदू को सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान था, जो
जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद ये गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती हैं कि सरकार अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब एनआईए के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक ये अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें यहाँ से एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजाम्मिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल फाला यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजाम्मिल को डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के गांव में छापा मारा गया था, जहां उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 किलो के एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोजिव्स का नंबर 3000 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया। यहीं पर एक क्रिनकॉव राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तौल भी मौके पर मिली। ये सब देखकर ये बात साफ थी कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के ब्लास्ट से पहले पुलिस ने यह भी कहा था कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को भी अभी तक ऑफिशियली नहीं कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजाम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था और इसी उमर नबी पर यह धमाका करने का शक है। अलेजिडली ये पुलवामा के उसी कोयल गांव का रहने वाला है जिससे मुजाम्मिल आता है और ये भी अल फला यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजाम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसको तलाश कर रही थी। इस उमर नबी को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये Hyundai की i20 गाड़ी को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेज के हवाले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई ये गाड़ी आखिरी बार उमार के पास थी और धमाके से पहले उमार ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिशियल द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमार घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में यह धमाका किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है कि यह ब्लास्ट पैनिक और डेस्परेशन में किया गया। यह बॉम्ब लूजली असेंबल्ड था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इंपैक्ट रहा और कोई शार्प नहीं मिले। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव्स उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। तो अब मैं बात करूंगा श्याम शर्मा के बारे में। तो श्याम शर्मा ने इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बातचीत किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पोस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे बात बोल रहा है, तो उसके ऊपर भी रिएक्ट करता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो,
वैसे फुल वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट आप लोग कर लेना। रियलाइज की है दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके बाद भारत के एक सेक्शन को शायद ब्रेन रॉट ने पूरी तरह से कुक कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ी गलती आतंकियों की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की है। कुछ लोग कह रहे हैं ब्लास्ट तो बीजेपी ने करवाया है बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, और अकॉर्डिंग टू सम पीपल ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आतंकवाद की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लामोफोबिया की है। आज हम जो दिल्ली में अटैक हुआ है उसके बाद सबसे जो इनसेन टेक्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, उन पे रिएक्ट करने वाले हैं, बिकॉज जेन्युइनली यू नीड टू सी देम टू बिलीव इट। और यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में है जिसको आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लोर करना और सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड तो देखिए, स्टेज सेट करने की जरूरत है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एक्चुअली किस तरह के चैलेंजेस से जूझ रही हैं। बिकॉज जो दिल्ली में धमाका हुआ उसके 7 घंटे पहले रेडिट पे आई विटनेसेस ने पोस्ट किया था कि दिल्ली पुलिस के पास अपेरेंटली कुछ इंफॉर्मेशन है और वो काफी डिटेल में रेड फोर्ट के आसपास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने दिल्ली में 5 टन का RDX इंटरसेप्ट किया, जो कि माना जा रहा है कि आतंकी जो है वो अपेरेंटली उसको रेड फोर्ट या किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को ब्लो अप करने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, आतंकी ने पैनिक में आके ब्लास्ट कर दिया और मेन टारगेट को अटैक नहीं कर पाया। क्योंकि 5 टन का जो RDX है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे के पूरे रेड फोर्ट को खत्म कर सकता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि ATF ने गुजरात में भी एक बहुत बड़े पॉइजनिंग अटैक को रोका है। मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जो एक्सप्लोजन हुआ है रेड फोर्ट पे वो इंटेंशन से नहीं किया गया, पैनिक में किया गया। सस्पेक्ट का जो ID था वो इनकम्प्लीट था और गलत तरीके से असेंबल किया गया था, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो गया। कोई क्रेटर फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्टाइल्स नहीं निकले, जिसका मतलब कि डिवाइस को प्रॉपर्ली वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाया जो आतंकी था मैक्सिमम डैमेज के लिए, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ने ही वाली थी। डर के मारे उसने अर्ली डेटोनेशन कर दिया और अपेरेंटली सिक्योरिटी एजेंसी जो थी वो मेन टारगेट को बचा पाई जो पोटेंशियली रेड फोर्ट हो सकता था। दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले एक और रेवलेशन आया था कि मल्टी स्टेट ऑपरेशन एक बस्ट किया गया है, जिसमें कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इंक्लूडिंग मेनी डॉक्टर्स, जिनको पकड़ने के बाद नियरली 30,000 किलोग्राम RDX बरामद किया गया है। और इन लोगों का अलेजिडली जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के साथ, जो पाकिस्तान के आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। ये सब देख के फैमिली मैन का ये सीन याद आता है कि भाई हमको 1000 बार जीतना पड़ता है, लेकिन उनको सालों को सिर्फ एक बार जीतने की जरूरत है। और ऐसे टाइम पे जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इतना अच्छा काम किया है, इतने बड़े आतंकी अटैक को रोका है जो दसियों हजारों लोगों की जान ले सकता था, यहाँ पर एक अर्ली डेटोनेशन हो गया जहां पर 13 लोगों की जानें गई हैं। दिस इज अ वेरी बिग लॉस फॉर द कंट्री। लेकिन लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही थी, रियली कर क्या रही थी। आई मीन ये वही इंसान है जिन्होंने ट्वीट किया था एक समय पर कि पाकिस्तान ने मेरे पिताजी को नहीं मारा, वॉर ने मारा। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि गोडसे ने गांधी जी को नहीं मारा, बंदूक ने मारा, तो वो नाराज हो जाते हैं। जब मैं बोलूं कि इजराइल ने गाजा के लोगों को नहीं मारा, बॉम्ब्स ने मारा, तो वो नाराज हो जाते हैं। लिटरली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट को रुकवाया, मैसिव पॉइजनिंग प्लान को रुकवाया जो दसियों हजारों लोगों को मार सकता था, और ये पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी। इनको खुश नहीं किया जा सकता यार, ऐसे लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो देखेंगे कि अच्छा इंडिया वर्ल्ड कप जीत तो गई, लेकिन 500 रन से क्यों नहीं जीतेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा वीक है। हाँ भाई, जिस गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान के ऑफिशियल बॉर्डर के अंदर जाके उनके 9 बेसेस उड़ा दिए, उनके टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, वो कमजोर। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो वही लोग हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जब 26/11 हुआ था तो वो इस तरह की बातें बोल रहे थे लोगों को। देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? कहां था ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस पार्टी का 26/11 के बाद? कहां थी उनकी सर्जिकल स्ट्राइक? वो तो उल्टा पब्लिक को बोल रहे थे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, तुम नहीं समझोगी। जब 26/11 में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने वीरगति प्राप्त की थी, अपनी जान न्यौछावर की थी, उनकी बॉडी ठंडी होने से पहले राहुल गांधी फार्म हाउस में जाके पार्टी कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है इस तरह का भी जो ब्लास्ट है ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है और अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है, ये आपका
ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट इट। आपने देखा है कि आपके देश के कैपिटल में 13 लोगों की इस तरह से जान गई है, कई लोग इंजर हुए हैं, आपको गुस्सा है, वो गुस्सा आप गवर्नमेंट पे निकाल रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है, ये गुस्सा मैं समझता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसके लिए होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन उसके बाद कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि अमित शाह एक फेल्ड होम मिनिस्टर है। मतलब जिस आदमी ने एसेंशियली नक्सल आतंकवाद को खत्म कर दिया, वही नक्सल आतंकवाद जिसको एक समय पे मनमोहन सिंह भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे, वो फेल्ड होम मिनिस्टर। यूपीए के टाइम पे याद कीजिए, नक्सल सपोर्टर्स को गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड में नौकरियां मिलती थी, आज उनको जेल मिलती है। जिस आदमी ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, सारे स्टोन पेल्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया, सेपरेटिस्ट नेटवर्क को डिसमेंटल किया, वो फेल्ड होम मिनिस्टर है। 10 साल में नॉन बॉर्डर एरिया में ये पहला आतंकी अटैक हुआ है, वो फेल्ड होम मिनिस्टर है। यूपीए में इस तरह के अटैक वीकली हुआ करते थे। ये तो वही बात हुई ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली बड़ा खराब बैट्समैन है क्योंकि इंडिया फाइनल हार गई थी वर्ल्ड कप का। देखिए, अगर आपको लगता है कि यूपीए नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी थी तो आपको ऑब्वियसली अमित शाह खराब लगेंगे। अगर आपके फेवरेट एक्टर अनन्या पांडे हैं तो ऑब्वियसली आपको इरफान खान की एक्टिंग अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद आता है एक दूसरे तरह के ट्वीट्स, मतलब एक सेकंड नहीं हुआ ब्लास्ट के बाद, उसके बाद इन्होंने इसमें बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज यार इसमें हिंदू मुस्लिम मत करना, प्लीज यार, आई डोंट लाइक इट। मतलब एक इस्लामिक आतंकवाद का अटैक जिसको मोहम्मद नाम के एक बंदे ने किया है, जिसने इस्लाम और ओला के लिए ये किया है, जिसका रिलेशन जैसे मोहम्मद जैसे इस्लामिक ग्रुप्स के साथ है, जिनका गोल है कि काफिर हिंदुओं को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इस्लाम उनको एक कमांड देता है कि काफिर को डिस्ट्रॉय करो और दारुल इस्लाम भारत में बनाओ। उसका हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया प्लीज यार इस्लामोफोबिया मत फैलाइए। दुग्गल साहब भी यही कह रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इतने लोग मारे गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस्लामोफोबिया नहीं फैलना चाहिए। इस आदमी ने 24 घंटे तक कुछ ट्वीट नहीं किया ब्लास्ट के बाद, एक बार भी अटैक को कंडेम नहीं किया इसने 24 घंटे तक, एक बार भी इसने 24 घंटे तक विक्टिम्स को कंडोलेंसेस नहीं दिए, उसकी फैमिलीज को कंडोलेंसेस नहीं दिए। 24 घंटे के बाद जो पहला ट्वीट आया इस आदमी का, उसमें इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है कि इस्लामोफोबिया इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर एक इस्लामिक टेरर अटैक में 13 लोग मारे गए। इसके बावजूद कुछ लोग मानते हैं कि ये आदमी न्यूट्रल है। अब बात यह है कि वो वही लोग हैं जो मानते हैं कि बुरहान वानी सिर्फ एक हेडमास्टर का लड़का था। और अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों राठी क्रिप्टो प्रमोट करता है अपने फैंस को, क्योंकि ऐसे लोग तो क्रिप्टो में फंसेंगे ही ना। इस अटैक के बाद कुछ लोग तो हिंदुओं को ही सबसे बड़ा आतंकी बता रहे थे। आप हिंदुओं को नेहरू समझते हैं क्या कि हर चीज का क्रेडिट हमको चाहिए? और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि कुछ लोग बोलने लगे कि मोदी ने ये करवाया है अटैक पोल्यूशन के प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के लिए। हाँ जी, वही पोल्यूशन का प्रोटेस्ट जिसमें 4 लोग गए हुए थे। मोदी को इतना ही अगर शौक है आतंकी अटैक करवाने का तो उसने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पे क्यों नहीं किया, जब